हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू क्रिएटिव ट्यूशन क्लास। स्टूडेंट जो वीडियो लेकर आए हैं वो है बीए ऑनर्स थर्ड ईयर और पॉलिटिकल साइंस है। और जो बुक है आपकी वो है पब्लिक पॉलिसी इन इंडिया। हिंदी में है भारत में सार्वजनिक नीति। और जो इसका चैप्टर जो है इकाई जो है 1 है नीति विश्लेषण। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसके ऊपर क्वेश्चन आता है कि नीति विश्लेषण का अर्थ क्या है और उसकी विशेषता और उसकी सीमाएं क्या हैं। तो मैं आज ये तीनों चीज़ें आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो स्टार्ट करने से पहले यदि आप इस चैनल पर नए हो और आपने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ नीचे दिए गए सब्सक्राइब के बटन को क्लिक करें और चैनल को जल्द से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि जो भी वीडियो आते हैं इसको नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से पहुंच सके। तो स्टार्ट करते हैं नीति विश्लेषण। यदि हम नीति विश्लेषण की बात करते हैं, सबसे पहले नीति क्या होती है उसके बारे में बात करते हैं। नीति संरचना सरकार के महत्वपूर्ण कार्यों में से एक है जिससे अपने निर्धारित वांछित उद्देश्यों को प्राप्त करने हेतु प्रयोग में लाती है। मतलब वांछित मतलब कि जो उसकी ज़रूरत है। नेक्स्ट है वर्तमान राज्य व्यवस्था कल्याणकारी प्रतिमान पर आधारित है जिसका उद्देश्य जनता की देखभाल करना और उसके मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करना। जो नीति जो बनाई जाती है, पॉलिसी जो बनाई जाती है, सबसे मेन लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बनाई जाती हैं। इन्हीं सभी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए प्रत्येक सरकार एक नीति को बनाती है और उसी के आधार पर अपने कार्यों का निष्पादन करती है। तो हर सरकार जो होती हैं नीतियाँ बनाती हैं और अपने काम को एक तरीके से आगे बढ़ाती हैं। वर्तमान समय में नीति शब्द का प्रयोग समाज के विभिन्न वर्गों जैसे शिक्षाविदों और चिकित्सक, गैर सरकारी संगठन, छात्र और नीति निर्माताओं के द्वारा अलग अलग चीज़ों के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है लेकिन साधारण शब्दों में कहें तो नीति नियमों का एक समूह है जिसके द्वारा सरकार अपने उद्देश्य की पूर्ति करती है। मतलब नीति एक ऐसा समूह है जिसके द्वारा जो सरकार होती है वो अपने उद्देश्य को पूर्ति करती है। नेक्स्ट है रिचर्ड रोज जो है के अनुसार के शब्दों में कहें तो नीति कोई निर्णय नहीं है अपितु कार्रवाई हेतु मार्ग अथवा प्रतिदर्श होती है। मतलब मार्ग देने वाली होती है। ये जो नीति जो होती है हमें आगे के मार्ग को एक तरीके से दिशा निर्देश करती है। नेक्स्ट नीति ही सरकारी और गैर सरकारी व्यवस्थाओं को ऐसा ढांचा उपलब्ध कराती है जिसके भीतर किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए कार्रवाई गतिशील होती है। तो ये मैंने आपको 2-3 पॉइंट स्टार्ट कराया है। अब आगे करते हैं स्टार्ट। नीति विश्लेषण के तहत सिर्फ जांच पड़ताल व नीति निर्माण प्रक्रिया के सुधार ही शामिल है। अब हम बात करते हैं नीति विश्लेषण। इससे पहले मैंने बताया आपको नीति होती क्या है, नीति किसके द्वारा बनाई जाती है, नीति का काम क्या होता है। अब बात करते हैं नीति विश्लेषण। नीति विश्लेषण के तहत सिर्फ जाँच पड़ताल व नीति निर्माण प्रक्रिया में सुधार ही शामिल नहीं है बल्कि नीतियों के परिणाम व चुनावों का मूल्यांकन भी है। किन्हीं भी मौजूदा नीतियों को प्रभावित गुणवत्ता और अतः उसकी उपयोगिता वैज्ञानिक व व्यावसायिक और विस्तृत विश्लेषण पर आधारित है कि जो नीति जो बनाई गई है वो किस पर आधारित है। सबसे मेन ये देखा जाता है कि नीति जो बनाई गई है उसका विश्लेषण करना बहुत जरूरी है। विश्लेषण मतलब कि जांच करना उसकी बहुत जरूरी है, पड़ताल करना कि वो और मूल्यांकन करना किसके हित में बनाई गई है। नेक्स्ट है जब लोक नीति निर्धारण निकायों को नीति से जुड़े कारणों और परिणामों को और लागत, कार्यान्वयन क्षमता आदि से जुड़े आंकड़े उपलब्ध कराए जाते हैं तो जहां नीति अनुकूलन में इन सब के उपयोग पर जोर दिया जाता है तो तभी नीति निर्धारण में बुद्धिता के प्रयोग को एकदम आगे किया जा सकता है। मतलब अब मैंने आपको इसमें बताऊं शॉर्ट तरीके से। तो पहले नीति निर्माण का अर्थ क्या है और नीति विश्लेषण के तहत जो है जांच पड़ताल करना ही नहीं अपितु परिणाम और चुनाव का मूल्यांकन भी करना होता है। और यदि नीति विश्लेषण करेंगे तो पता चलता है कि वो नीति किसके हित में बनाई गई, नीति का उद्देश्य क्या था, इसके बारे में हम बात करते हैं। नेक्स्ट है नीति विश्लेषण लोक प्रशासन में उपयोग की जाने वाली तकनीक है जो सिविल सेवकों, कार्यकर्ताओं और अन्य लोगों को कानूनी और निर्वाचित अधिकारियों के लक्ष्यों को पूरा और लागू करने के लिए उपलब्ध विकल्पों की जांच और मूल्यांकन करने में सक्षम बनाती है। यानी नीति विश्लेषण क्या है, लोक प्रशासन के उपयोग में लाई जाने वाली एक तकनीक है। ये लोक प्रशासन होता है, लोगों द्वारा जो चुनी सरकार होती है, जो शासन चलाती है, उनके द्वारा जो पॉलिसी बनाई जाती है, उनकी एक तकनीक होती है। और जो सिविल सेवकों, कार्यकर्ताओं और अन्य वो लोगों को कानूनों को निर्वाचित और अधिकारी के लक्ष्यों को लागू करने के लिए विकल्पों को एक तरीके से मूल्यांकन में सक्षम एक तरीके से बनाती है। नेक्स्ट है नीति विश्लेषण विवरणात्मक और निर्देशात्मक और तुलनात्मक हो सकता है। मतलब कि जो हम नीति विश्लेषण करते हैं वो विवरणात्मक मतलब विवरण करने वाला भी हो सकता है, निर्देश मतलब निर्देश देने वाला भी हो सकता है, तुलनात्मक मतलब कंपेयर करने वाला भी हो सकता है। इसके आयाम हम उद्देश्य, हस्तक्षेपों, राजनीतिक संभावनाओं, विश्वासों और अवधारणाओं व अन्य निर्धारों को भी शामिल करते हैं। नीति विश्लेषण उपयुक्त नीति निर्धारण पर निर्भर करता है। यदि नीति विश्लेषण की बात करें तो वो नीति निर्धारण की नीति जो निर्धारण की जा रही है, बनाई जा रही है, लागू की जा रही है, उस पर निर्भर करती है। नेक्स्ट जो है आगे
डोर जो हैं कि नीति निर्धारण पद्धति को की 9 आदर्श विशेषताओं के बारे में उल्लेखित किया है, जो कि नीति विश्लेषण की में मदद करती है। पहला जो है वो है नीति निर्धारण। मैं आपको बताता हूँ कि जो डोर जो है ने जो नीति निर्धारण पद्धति की 9 आदर्श विशेषताओं को सामने रखा है। पहला उसमें है नीति निर्धारण के मूल्य, उद्देश्य और मानकों में कुछ हद तक स्पष्टता होनी चाहिए कि जो नीति बनाई जा रही है उसमें उद्देश्य क्या है, मानकों में कुछ हद तक स्पष्टता, मतलब साफ तरीके से एक तरीके नीति का एक लक्ष्य होना चाहिए। नेक्स्ट उसमें आगे बात करता है वो कि नीति निर्धारण पद्धति के अंतर्गत विकल्पों को की पहचान होनी चाहिए कि क्या क्या विकल्प हैं उसके अंदर, उसकी पहचान होनी चाहिए और यह प्रयास होना चाहिए कि नए विकल्प पर विचार हो कि नए नए मान लो जो भी पॉलिसी बनाई जाती है तो विचारों को सबसे मेन देखा जाता है कि विचार नए नए होने चाहिए। तीसरा, पद्धति में यह प्राथमिकता आकलन होना चाहिए कि विभिन्न स्रोतों से कितना पैसा खर्च होगा और ये निर्णय लेना चाहिए कि किस योजना में सबसे कम जोखिम है। तो ये सबसे मेन आपको याद रखना है इसमें कि ये 3 जो बात हैं वो किसने कही हैं, ये है जेकेल डोर ने की हैं और उनकी विशेषताएं उन्होंने अपनी बताई हैं, जो कि नीति विश्लेषण की विशेषता है। इसके आगे जो विशेषता है चौथी वो है कि मैं आपको बताता हूँ। फोर्थ जो है नीति की एक हद तक कार्ड ऑफ हॉराइजन को स्थापित करने की जरूरत तो बताई गई है कि एक तरीके से जो नीति बनाई जाती है वो किस तरीके से लागू करनी चाहिए ताकि नीति और विकल्पों के संभावित परिणामों पर विचार और अपेक्षित परिणामों की पहचान उपलब्ध ज्ञान और के कारण आधार पर हो कि इसमें क्या ज्ञान को अपेक्षित किया गया है, किस विकल्पों को लेकर बनाई गई है। तो ये सारी चीज़ें बात इसमें होनी चाहिए। नेक्स्ट है विकल्पों, जो 5वां है विकल्पों का विश्लेषण गुणात्मक व मात्रात्मक दोनों कारकों के आधार होना चाहिए। मतलब कि इसमें विश्लेषण जो होना चाहिए वो गुणात्मक भी होना चाहिए और मात्रात्मक, मतलब कि वृद्धि भी होनी चाहिए इसमें, और एक तरीके से मात्रा मतलब एक तरीके से आगे प्रोसेस जारी रखने वाला भी होना चाहिए ताकि वर्तमान व्यवस्था में विश्लेषण की सीमा पर काबू पा सके और नीति विश्लेषण की तरफ बढ़ सके। छठा जो है वो है पद्धति के अंतर्गत यह प्रयास भी शामिल होना चाहिए कि जिससे यह तय करना संभव हो कि क्या कोई मुद्दा विस्तृत विश्लेषण करने योग्य है, मतलब कि मतलब कि कोई मुद्दा ऐसा टॉपिक है जो विश्लेषण करने के योग्य है। नेक्स्ट है एक ऐसी रचना जो अनुभव और बुद्धिमत्ता को मिलकर बनी होनी चाहिए। तो ये सारे एक तरीके से नीति विश्लेषण के ऊपर बात थी। अब आते हैं नीति विश्लेषण की सीमाएं क्या क्या हैं। तो नीति विश्लेषण की सीमा क्या है, ये स्पष्ट है कि भविष्य हमेशा अनिश्चित होता है और कोई भी विधि और पद्धति समाज के समस्त समस्याओं का निराकरण नहीं कर सकती। मतलब कि ये भविष्य में हमेशा ही अनिश्चित होता है और नीति जो विश्लेषण और कोई भी विधि पद्धति समाज में समस्त समस्याओं का निराकरण नहीं कर सकती, मतलब उसको पीछे उससे नहीं हट सकती हैं। इसलिए इस तरह के शंका नीति विश्लेषण को लेकर भी उठती है कि क्या नीति विश्लेषण समाज के भविष्य से संबंधित समस्याओं का समाधान ढूंढ सकता है, खासकर कि गरीबी, बेरोजगारी, असमानता, पर्यावरण प्रदूषण जो आज भारत सहित किसी भी समाज की प्रमुख समस्या हो गई है। तो इस पर विश्लेषण करना काफ़ी ज़रूरी है। नेक्स्ट है पहला जो है कि जो हम कर सकते हैं इस बात वो है सीमा जो पहली वो है अमूमन यह देखा जाता है कि नीति विश्लेषण की प्रक्रिया अपने आप में एक बहुत लंबी है। तो सीमाएं क्या है, पहली जो सीमा है वो देखा जा सकता है कि नीति विश्लेषण की प्रक्रिया क्या है, अपने आप में ही काफ़ी लंबी है और ये समझने को एक दूसरे को समझना कठिन काम लगता है और जिससे वह अपनी प्रासंगिकता खोती जा रही है, मतलब अपनी महत्ता जो खोती जा रही है। नेक्स्ट है पेशेवर शोधकर्ता अक्सर अपने विश्लेषण के परिणाम की अलग अलग व्याख्या करते हैं जिससे उसकी जटिलता बढ़ जाती है। दूसरी, नीति विश्लेषण जब तक समस्याओं का समाधान नहीं कर सकता जब तक समस्याओं पर आम सहमति नहीं बन पाती। मतलब नीति विश्लेषण क्या है, जब तक समस्या का समाधान नहीं सकता जब तक सहमति नहीं बन पाती सब में। नेक्स्ट है तीसरा जो है नीति विश्लेषण अनुसंधान और डिज़ाइन में अंतर्निहित कई सीमाएं, मतलब कि किस प्रकार बनानी है, किस प्रकार लागू करनी है, ये सबसे मेन देखा जाता है। उदाहरण के लिए मनुष्य पर किस प्रकार के नियंत्रित प्रयोग करना कठिन हो जाता है। इसके अलावा यह देखा गया है कि नीति अनुसंधान करने वाले व्यक्ति अक्सर योजना प्रशासक होते हैं। मतलब जो भी नीति अनुसंधान करते हैं, नीतियों को चलाते हैं, वो व्यक्ति अक्सर योजना प्रशासक होते हैं। प्रशासन मतलब आपको पता ही है, शासन चलाता है, जो अपने योजना कार्यक्रमों को सकारात्मक परिणामों को साबित करने में विशेष रुचि रखते हैं। नेक्स्ट है चौथा जो है वो है नीति विश्लेषण की एक और
इससे पहले आप पढ़ सकते हैं अनुसंधान को नीति कार्यान्वयन से अलग करना वांछनीय है, मतलब इसको अलग करना हम नहीं दे सकते। नेक्स्ट है, इसमें बताया मैंने चौथा पॉइंट कि नीति विश्लेषण की एक और सीमा यह है कि समाज की बीमारी इतनी जटिल है कि विश्लेषण प्रस्तावित नीतियों को प्रभाव की भविष्यवाणी करने में असमर्थ है। मतलब आज बीमारियाँ इतनी जटिल हो गई हैं कि उसका विश्लेषण प्रस्तावित जो नीतियाँ हैं वो प्रभाव की भविष्यवाणी करने में असमर्थ है, भविष्यवाणी हम नहीं कर सकते। नेक्स्ट है, व्यक्ति और समूह व्यवहार के बारे में सीमित ज्ञान की कमी के कारण सामाजिक वैज्ञानिक नीति निर्माताओं को उचित सलाह देने में विफल रहे हैं। तो ये एक तरीके से सीमाएं हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, और नीति विश्लेषण के ऊपर टॉपिक पे क्वेश्चन आता है, और वो क्वेश्चन क्या आते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। तो ये जो है जो उचित सलाह देने पे विफल हो जाती हैं। इसके अलावा आप आर के स्प्रूज के अनुसार नीति निर्माण की प्रक्रिया के मॉडल के साथ साथ नीति विश्लेषण के प्रकार भिन्न होते हैं। तो उन्होंने अपने विभिन्न प्रकार दिए हैं। पहला है भावी और पूर्वव्यापी विश्लेषण। तो आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं कि भावी और पूर्वव्यापी विश्लेषण क्या होता है। नीति विश्लेषण भावी विश्लेषण है, और जिसे जो निर्णय लेने से पहले होता है। वहीं दूसरी नीति विश्लेषण पूर्वव्यापी विश्लेषण है, जो नीति का आकलन या मूल्यांकन करने के बाद की जाती है। तो नीति विश्लेषण का भावी विश्लेषण है जो निर्णय लेने से पहले होती है, और नीति विश्लेषण का पूर्वव्यापी विश्लेषण जो नीति निर्माण के बाद होती है। नेक्स्ट है विकल्प के भविष्य के परिणाम की भविष्यवाणी करने का प्रयास करता है, और पूर्वव्यापी नीति विश्लेषण पिछली नीतियों के विश्लेषण पर केंद्रित है। मतलब जो भी नीति बनाई जाती है वो किसी न किसी हद तक एक तरीके से किसी न किसी नीति पर निहित होती है। नेक्स्ट है दूसरा मानकीय नीति विश्लेषण। लोक नीति से जुड़े सार्वजनिक मुद्दों को हल करने के लिए तथा इसका अध्ययन करने के लिए निर्देश होती हैं। नीति विश्लेषण वर्णनात्मक और के बजाय निर्देशात्मक होती है। जैसे हमारा मानकीय है तो उसमें निर्देश देने वाली होती है, तथा ये नीति प्रक्रिया का वर्णन करने के बजाय कार्रवाई करने की सिफारिश करता है। और मानकीय नीति विश्लेषण कई प्रकार की बयानों से अपने आप को जोड़ता है। तो ये जो टॉपिक था नीति विश्लेषण के ऊपर आता है क्वेश्चन कि नीति विश्लेषण क्या है, नीति विश्लेषण की प्रक्रिया का वर्णन करें, और क्वेश्चन आता है कि नीति विश्लेषण क्या है, उसे नीति विश्लेषण की सीमाओं का वर्णन करें। तो ये जो मैंने आपको बताया बहुत शॉर्ट तरीके से बताया। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो अच्छी लगी, इसको लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।